welcome to this video. So here in this video we will discuss and revise the chapter 15th of class 11th physics, that is waves motion. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So काफी सिंपल सा और एक मजेदार सा ये आपका चैप्टर आ जाता है। इस एक सिंगल वीडियो में इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स को बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस एक वीडियो में आपका सब कुछ बिल्कुल अच्छे से कवर हो जाएगा। शुरू करते हैं अपना चैप्टर। देखो चैप्टर आता है वेव्स मोशन। तो वेव्स का मतलब क्या होता है? बेसिकली जो वाइब्रेशन और जो डिस्टर्बेंस होता है पार्टिकल्स का, उसको हम बोलते हैं अपना वेव्स। और जब भी आपकी वेव्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करेगी, वो अपने साथ दो फिजिकल क्वांटिटी को हमेशा लेके साथ चलेगी। वो कभी भी अकेली नहीं चलती है, साथ में वो लेके जाता है मोमेंटम को और साथ साथ हमारे एनर्जी को लेके चलता है। मींस जब भी वेव ट्रेवल करेगी वो अपना एनर्जी और मोमेंटम को साथ लेके ही चलेगी। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेव्स की। तो बेसिकली वेव्स हमारी 3 टाइप्स की होती है। सबसे पहले आते हैं हमारी मैकेनिकल वेव्स। तो मैकेनिकल वेव्स का मतलब क्या होता है? जिनको कि क्या कुछ मीडियम या फिर बोल सकते हैं कुछ मेटीरियल रिक्वायर होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, मींस ट्रेवल करने के लिए अगर उनको मेटीरियल की रिक्वायरमेंट पड़ रही है तो उन वेव्स को हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स। दूसरी जो वेव्स आती है इसके अपोजिट वो होती है हमारी नॉन मैकेनिकल वेव्स, या फिर उनका एक प्रॉपर नाम दे सकते हैं, वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जिसमें हमारा क्या होता है, जो एक तरीके से जो वेव ट्रैवल कर रही है वो ऑक्सीलेट करती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में जो है वेव ट्रैवल करती है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। थर्ड जो वेव आती है वो आती है मैटर वेव। मैटर वेव में क्या होता है, जो वेव्स हमारी एसोसिएटेड होती है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, मींस जो भी हमारे क्या माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पॉजिट्रॉन, जो भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, इनसे जो रिलेटेड वेव होती है उनको हम बोलते हैं मैटर वेव्स। अब बात करते हैं वेव ट्रैवल। तो देखो हमने देख लिया कुछ वेव ट्रैवल किस तरीके से करती है, टाइप्स ऑफ हमारी वेव्स आ गई। अब वेव्स ट्रैवल किस तरीके से करती है, मींस उनका वेव का जो मोशन होता है वो हमारे टाइप्स ऑफ मोशन क्या क्या होते हैं। तो बेसिकली 2 तरीके के मोशन होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। मींस अगर वेव हमारी इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है इस डायरेक्शन में, तो जो पार्टिकल्स है वो इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे क्या करते हैं, आपके वाइब्रेट करते हैं। इस तरह की वेव्स को बोलते हैं अपना ट्रांसवर्स वेव। और इसमें आपकी कुछ मतलब जो मेन पॉइंट्स आ जाते हैं वो ये आ जाते हैं, कैन ओनली प्रोड्यूस इन सॉलिड। ये सिर्फ सॉलिड में प्रोड्यूस होता है। क्यों? क्योंकि उनके पास क्या होती है, रिजिडिटी होती है। उसके पार्टिकल्स ही क्या कर सकते हैं, परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर सकते हैं। इन लिक्विड ओनली ऑन द सरफेस। लिक्विड में सिर्फ सरफेस पर ट्रेवल कर सकती है ट्रांसवर्स वेव, बाकी इंटीरियर में नहीं हो सकती। क्रस्ट जो इसमें जैसे जो ये जो पार्टिकल्स है वो ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहे हैं ना, मींस अप और डाउन, तो जो अप वाला एरिया होता है उसको हम बोलते हैं क्रस्ट बोलते हैं, और जो डाउन वाला एरिया होता है उसको हम बोलते हैं टफ बोलते हैं। और वेव का जो सिंबल मतलब कि जो हम अपना ग्राफ बनाते हैं वो कुछ इस तरीके से बनाते हैं। ये सब कुछ आ जाता है हमारा रिलेटेड टू ट्रांसवर्स वेव। और जिसका जो एग्जांपल आ जाता है वो आ जाता है हमारा सनलाइट। जो सनलाइट किसकी फॉर्म में ट्रेवल करती है, वो ट्रांसवर्स वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है। आगे बात करते हैं दूसरा टाइप ऑफ मोशन जो वेव का आता है वो आता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल जैसे हमारी जो साउंड वेव्स ट्रेवल करती है वो लॉन्गिट्यूडनल की वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। इसमें क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। मींस अगर जो वेव है वो इस तरफ जा रही है तो पार्टिकल्स भी ऐसे आगे पीछे 2 और 4th मोशन आपका करेंगे, मींस ऑक्सीलेट आपस में करेंगे। वो 2 रीजन बनाते हैं, एक तो कंप्रेशन और दूसरा बनाते हैं रेयर फ्रैक्शन। कंप्रेशन में क्या होता है, जहां पर पार्टिकल्स पास आ जाएंगे, मींस एक हाई प्रेशर एरिया बन जाएगा, उस एरिया को बोलेंगे कंप्रेशन। और जो आपका पार्टिकल्स दूर होंगे, फ्रीली होंगे, उसको हम बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन। वहां पर आपका क्या होगा, लो प्रेशर एरिया होगा। तो आपको पता है साइंस में क्या होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली मूव करते हैं। तो इस तरीके से आपकी जो वेव है वो आगे अपने क्या करती है, प्रोपोगेट करती है। हाई से लो में जाएगी, फिर वहां पर हाई बन जाएगा, फिर हाई से लो, ऐसे ऐसे आपकी जो साउंड वेव्स है और किसी भी तरह की आपकी वेव्स है वो लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में क्या करती है, ट्रेवल करती रहती है। इस तरीके से आ जाती है आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव। आगे बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम ऑफ मैकेनिकल वेव्स। जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात है। सबसे पहले इलास्टिसिटी, मींस उस मीडियम में क्या होनी चाहिए, इलास्टिसिटी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे तो पार्टिकल्स वाइब्रेट करके अपनी ओरिजिनल पोजीशन में भी तो आ जाए, तभी तो वो दूसरी आने वाली वेव को आगे ट्रेवल करा पाएंगे। तो पार्टिकल्स उसमें जो मीडियम है उसमें क्या होनी चाहिए, इलास्टिसिटी होनी चाहिए। सेकंड, उसमें जो पार्टिकल्स हैं उनमें इनर्शिया होना चाहिए। इनर्शिया होगा तभी वो काइनेटिक एनर्जी को स्टोर कर पाएंगे। थर्ड आता है मिनिमम फ्रिक्शन। जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या होना चाहिए, या फिर जो मीडियम है उसके अंदर क्या होना चाहिए, मिनिमम फ्रिक्शन होना चाहिए, तभी जो वेव है वो स्मूथली ट्रेवल कर पाएगी। आगे बात करते हैं एक छोटी सी चीज आती है एंगुलर वेव नंबर। तो एंगुलर वेव नंबर जिसको के से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू आती है 2π/λ। लैम्डा आपको पता है हमारी क्या होती है, वेवलेंथ होती है। आगे बात करते हैं वेव वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी। तो वेव वेलोसिटी मींस जिस वेलोसिटी से वेव चल रही है उसको हम बोलते हैं अपना वेव वेलोसिटी। मींस सिंपल बोल सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव पर यूनिट टाइम इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज नोन एज वेव वेलोसिटी या फिर फेज वेलोसिटी, जिसको डिनोट करते हैं v से। v इक्वल टू किसके इक्वल होता है, v इक्वल टू न्यू लैम्डा हमारे इक्वल होता है। v मतलब हमारी वेलोसिटी, न्यू मतलब हमारे फ्रीक्वेंसी और लैम्डा मतलब हमारी वेवलेंथ। ये हमारे कुछ इस तरीके से फॉर्मूले
आते हैं। अब जो एक फॉर्मूला है उसकी कितनी फॉर्म्स बन सकती है वो मैंने यहाँ पर सारी नोट्स में लिख रखी है, वो आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं, बाकी आपके सामने ही है। बाकी सिंपल सी है। अगर आपको एक फॉर्मूले की अदर देन वन फॉर्म पता होगी तो आप न्यूमेरिकल्स को क्या और इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। और आपके जैसे आप एंट्रेंस एग्जाम दोगे आगे चल के जेई का या फिर किसी भी चीज का जैसे सीयूटी दोगे तो वहां पर भी आपके जो अदर एक्स्ट्रा फॉर्मूलेज होते हैं ये आपके बहुत ज्यादा काम आते हैं। ये सब कुछ आपको नोट्स में फ्रीली आपको मिल जाएगा, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो आगे बात करते हैं स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव की जो स्पीड होती है वो होती है v इक्वल टू अंडर रूट ईटा बाय डी। इसमें जो ईटा है वो है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और डी मतलब हमारी डेंसिटी मींस जो मीडियम है हमारा वो, ये आ जाता है हमारी स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। और अगर इस स्ट्रेस स्प्रिंग में देखा, अगर स्प्रिंग है वो जो स्ट्रेस है तो उसमें हमारी जो वेलोसिटी की वैल्यू आती है वो टी बाय एम हमारी वैल्यू आती है। टी मतलब हमारी यहाँ पर वो टेंशन है, जो उसमें टेंशन है वो, और एम मतलब हमारा मास पर यूनिट लेंथ वो वैल्यू होती है। आगे बात करते हैं स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव की एक्सटेंडेड सॉलिड में जो हमारी स्पीड होती है लॉन्गिट्यूडिनल वेव की वो होती है v इक्वल टू अंडर रूट बीटा प्लस का 4/3 ईटा डिवाइडेड बाय डी। इसमें जो b है मतलब हमारा बल्क मॉडुलस मींस बीटा बल्क मॉडुलस, और d मतलब हमारी डेंसिटी, और ईटा मतलब हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये सब वैल्यू रखने के बाद हम क्या निकाल सकते हैं, हम अपना स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव निकाल सकते हैं इन एक्सटेंडेड सॉलिड। अगर बात करते हैं एक लॉन्ग रोड में, जो सॉलिड की लॉन्ग रोड है तो उसमें स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होगी, वो होगी v इक्वल टू अंडर रूट गामा बाय डी। गामा मतलब हमारा यंग मॉडुलस, और लिक्विड में बात करें तो अंडर रूट बीटा बाय डी हमारी वैल्यू होती है, b मतलब हमारा बल्क मॉडुलस। अब गैसेज की बात करते हैं तो गैसेज में एक अलग चेंज आ जाता है। यहाँ पर एक साइंटिस्ट न्यूटन की एंट्री हो जाती है, वो बोलते हैं कि यहाँ पर जो बल्क मॉडुलस है, बल्क मॉडुलस से हम गैसेज में जो स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव है वो करेक्ट नहीं निकाल सकते। वहां पर हमें क्या लेना होगा, बल्क मॉडुलस की जगह आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस लेना होगा। तो वहां पर हम क्या करते हैं, v इक्वल टू अंडर रूट हम क्या ले लेते हैं, p बाय डी ले लेते हैं, और p इसमें हमारा क्या हो गया, एक तरीके से प्रेशर हो गया। इस तरीके से हम निकालते हैं यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव इन हमारी गैसेज। अब कुछ टाइम बाद मींस अराउंड 100 साल बाद क्या करते हैं, जो न्यूटन ने जो फॉर्मूला दिया था वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव का, उसमें कुछ करेक्शन करते हैं, लैपलेस जिसको बोलते हैं लैपलेस करेक्शन। उसमें क्या करते हैं कि जो वहां पर बोला था आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस लेना है, लेकिन जो लैपलेस साइंटिस्ट थे उन्होंने बोला कि आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस नहीं लेना है, वहां पर हमें एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस लेना है। तो फॉर्मूला बन जाता है v इक्वल टू अंडर रूट गामा p बाय डी हमारा फॉर्मूला बन जाता है। गामा सिंपल हमारा वही हो गया यंग मॉडुलस, तो सिंपल ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है। आगे बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ अ साउंड इन एयर। मींस अगर साउंड कोई ट्रेवल कर रही है एयर में तो उसमें क्या क्या फैक्टर इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले इफेक्ट देखते हैं प्रेशर का। तो प्रेशर का बेसिकली कोई इफेक्ट नहीं होता है साउंड की स्पीड पर। दूसरा टेम्परेचर का। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो साउंड की जो स्पीड है वो भी बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी है वो भी बढ़ जाती है। आगे बात करते हैं, जैसे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं कि इफ द गैस एक्सपेंड्स देन इट्स डेंसिटी विल डिक्रीज एंड द p अपॉन d वैल्यू विल इंक्रीज। मींस अगर गैस एक्सपेंड कर जाएगी तो वहां पर डेंसिटी की वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। और जो इस फॉर्मूले में यहाँ पर अगर आप लैपलेस करेक्शन में फॉर्मूला देखो v इक्वल टू अंडर रूट गामा p बाई डी, वहां पर p बाई डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और तो ऑटोमेटिकली वेलोसिटी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो सिंपल ये आपके कुछ फॉर्मूलेज आ जाते हैं। अगर मतलब कितनी वैल्यू बढ़ेगी वो हमारी बढ़ती है 0.61 t हमारी वैल्यू बढ़ती है। ये कुछ आपके वो फॉर्मूलेज आ जाते हैं। आगे बात करते हैं इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी की। तो ह्यूमिडिटी में क्या होता है, जो अगर आपका प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन एयर होगा तो वहां पर आपकी जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मींस साउंड क्या करेगी, मॉइस्ट एयर में ज्यादा फास्टर ट्रेवल करेगी इन कंपैरिजन टू ड्राई एयर। आगे बात करते हैं इफेक्ट ऑफ विंड। तो विंड के यहां पर दो इफेक्ट होंगे। अगर विंड आपकी साउंड की जो प्रोपोगेशन की जो डायरेक्शन है उस तरफ ही ट्रेवल कर रही होगी तो साउंड की स्पीड बढ़ जाएगी, और अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही होगी तो साउंड की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे हम फॉर्मूले लिख सकते हैं, अगर सेम डायरेक्शन है तो पॉजिटिव दोनों प्लस हो जाएंगे, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है साउंड और जो विंड तो वो क्या हो जाएंगे, ऐसे आप दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। तो हार्मोनिक वेव जैसे आप लास्ट चैप्टर में पढ़ के आए हो, तो हार्मोनिक वेव का मतलब क्या होता है, जब आपका वेव प्रोपोगेशन होता है तो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। सिंपली हार्मोनिक मोशन। हार्मोनिक मोशन मतलब क्या हो गया, एक मीन पोजीशन के अराउंड, मतलब 2 और 4 अगर पार्टिकल्स वाइब्रेट करे एक ही जगह पर तो उसको हम बोलते हैं अपना हार्मोनिक मोशन। तो यहाँ पर हमारे जो वेव में प्रोपोगेशन होता है तो वहां पर हमारे पार्टिकल्स हार्मोनिक मोशन करते हैं, तो उस वेव को हम बोल देते हैं प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। तो सिंपल PPHW हम इसको बोल देते हैं। अब यहां पर बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ PPHW। PPHW सिंपल आपका होता है प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। तो इक्वेशन आती है y इक्वल टू a साइन ब्रैकेट ओमेगा t माइनस का kx, ही हमारी वैल्यू आ जाती है। y मतलब हमारा कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, a मतलब हमारा एम्पलीट्यूड, साइन एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ओमेगा आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी, t आपका टाइम पीरियड, k आपकी वैल्यू क्या होती है,
कि आपने जैसे स्टार्टिंग में पढ़ा था एंगुलर वेव नंबर होता है जिसकी वैल्यू 2π/λ होती है और x मतलब हमारा जो फेज डिफरेंस है वो हमारे वैल्यू आती है। ये सब कुछ आ जाता है हमारे डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। अब आगे बात करते हैं रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड फेज पाथ। जो फेज डिफरेंस है और जो फेज पाथ है उन दोनों का जो रिलेशन होता है काफी इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। ये हमारा दोनों का रिलेशन आ गया। और साथ साथ फेज डिफरेंस और टाइम इंटरवल का जो रिलेशन होता है वो होता है डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2π/t इंटू डेल्टा टी। ये हमारा रिलेशन आ गया। ये जो दो फॉर्मूले छोटे छोटे से रिलेशन ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है और जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है वहां पर ये डायरेक्ट यूज होते हैं। आगे बात करते हैं एक नया टॉपिक आता है काफी इंपॉर्टेंट जो कि आता है बीट्स। बीट्स का मतलब होता है जब आपकी दो साउंड वेव्स हो जिनका सेम एम्पलीट्यूड हो और सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हो बट उनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, डिफरेंट हो। वो क्या हो जाए, एक दूसरे पर सुपर इंपोज हो जाए, तो वहां पर क्या प्रोड्यूस होती है, वहां पर हमारी बीट्स प्रोड्यूस होती हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, इस तरीके से प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब यहां पर पॉइंट क्या आता है, अ कंप्लीट साइकिल ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी इज कॉल्ड 1 बीट। मींस कंप्लीट साइकिल जो होगा उसको हम बोलेंगे मैक्सिमम और मिनिमम जो फ्रीक्वेंसी का जो कंप्लीट साइकिल, इंटेंसिटी का जो कंप्लीट साइकिल होता है उसको बोलते हैं, वो क्या बनाती है, एक बीट बनाती है। नंबर ऑफ बीट हियर्ड पर सेकंड इज इक्वल टू बीट फ्रीक्वेंसी। जो एक सेकंड में कितनी बीट्स प्रोड्यूस हो रही है, कितनी हम हियर्ड सुन पा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। और साथ साथ जो बीट फ्रीक्वेंसी होती है वो इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ बिटवीन द टू इंटरफेयरिंग वेव्स। जो दो वेव्स थी उन दोनों वेव्स का जो उनकी जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस था, जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस आता है वही दोनों का डिफरेंस ही हमें क्या देता है, बीट्स की वैल्यू देता है। अब यहां पर आता है कंडीशन फॉर बीट्स। बीट्स की क्या कंडीशन होनी चाहिए, द डिफरेंस शुड नॉट एक्सीड देन मोर देन 10। मींस जो वेलोसिटीज कह रहा हूं, जो फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है वो मोर देन 10 नहीं होना चाहिए, तभी आपकी क्या होगी, जो बीट्स है वो प्रोड्यूस होंगी। जो इक्वेशन आती है बीट्स की वो आती है y इक्वल टू a sin पाई n1 प्लस का n2 बाई t। ये हमारी वैल्यू आती है। y मतलब जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो, a मतलब हमारा एम्पलीट्यूड, पाई आपको पता है आपका सिंपल एक कांस्टेंट हो गया, n1 और n2 हो गया। n1 मतलब हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट वेव और n2 हो गया हमारे फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड वेव। दोनों को प्लस कर देंगे, क्यों, क्योंकि दोनों वेव आपस में क्या हुई है, सुपर इंपोज हुई है। तो जहां पर हमारी मैक्सिमम बीट्स आएंगी वो आएगा t इज इक्वल टू k n1 माइनस का n2। और जो जहां पर हमारा मिनिमम टाइम होगा, मतलब जहां पर हमारी मिनिमम बीट होगी वो होगा t इज इक्वल टू k 2n1 माइनस का n2। ये दोनों टाइम पर हमारी मैक्सिमम और मिनिमम हमारी क्या होंगी, फ्रीक्वेंसीज होंगी। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ बीट्स। मींस बीट्स हमारा कहां पर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में यूज होती है। सबसे पहले डिटरमिनेशन ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी। अगर दो वेव्स हैं उसमें से एक वेव की हमें फ्रीक्वेंसी पता है और हमें दोनों वेव सुपर इंपोज करा दी और वहां पर हमें बीट्स की वैल्यू पता चल गई, तो वहां से हम अपनी दूसरी वेव की जो अननोन फ्रीक्वेंसी वो भी निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला n2 इज इक्वल टू n1 प्लस का b। हमारा ये फॉर्मूला होता है। अब यहां पर एक दो मेथड होते हैं। सबसे पहले लोडिंग मेथड। लोडिंग मेथड में क्या करते हैं, जो हमारे पास प्रोंग होता है उसमें हम अपना बी वाली साइड थोड़ी सी वैक्स लगा देते हैं। तो अगर उसमें वैक्स लगाने से जो बीट की फ्रीक्वेंसी वो डिक्रीज हो गई तो n2 इज इक्वल टू n1 प्लस बी, हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। और अगर बीट की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो हम n2 इज इक्वल टू n1 माइनस का b वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे। मतलब डिक्रीज हुई है तो प्लस लगा देंगे और इंक्रीज हुई है तो माइनस का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ऐसी फिलिंग मेथड होता है। फिलिंग मेथड में हम जो प्रोंग बी है उसको फिलिंग कर देते हैं। उसमें अगर बीट फ्रीक्वेंसी फिलिंग करने के बाद जो बीट की फ्रीक्वेंसी आई है वो उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है तो हम n2 इज इक्वल टू n1 माइनस का b फॉर्मूला यूज कर लेंगे। और अगर जो बीट की फ्रीक्वेंसी वो बढ़ जाती है फिलिंग करने के बाद तो n2 इज इक्वल टू n1 प्लस का b फॉर्मूला यूज कर लेंगे। इसमें से n1 और n2 की एक की वैल्यू हमें पता होगी, बीट की वैल्यू हमें पता होगी और थर्ड वन की वैल्यू हम निकाल लेंगे। क्लियर है पॉइंट। चलो जी, आगे जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का ट्यूनिंग करने में यूज होता है। मींस बीट्स किस तरीके से आ रही है सारी, साथ साथ फॉर प्रोड्यूसिंग कलरफुल इफेक्ट्स इन म्यूजिक। मींस म्यूजिक में आपने देखा होगा बीट्स का बहुत ज्यादा कमाल होता है। बीट्स अगर अच्छी होती है तभी आपका म्यूजिक भी अच्छा लगता है। तो ये सब आपके आ जाते हैं बीट्स के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। आगे बात करते हैं अपना स्टेशनरी वेव्स या फिर बोल सकते हैं स्टैंडिंग वेव्स, वाइब्रेशन इन एयर कॉलम। तो इसमें क्या होता है, जो स्टेशनरी वेव होती है, जब आपकी मान लो फॉर एग्जांपल आपकी दो आइडेंटिकल वेव्स हैं जिसका एम्पलीट्यूड भी सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है और वो क्या अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है विद द सेम स्पीड अलोंग द सेम पाथ। तो वो क्या कर रही है, अगर वो एक दूसरे पर सुपर इंपोज कर जाए तो वो क्या बना देती है, वो स्टेशनरी वेव बना देती है। इस तरह की वेव्स को हम बोलते हैं स्टेशनरी वेव्स, जिसकी जो इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 2a sin 2π/λ इंटू x इंटू cos 2π/λ इंटू t। हमारी ये क्या होती है, इक्वेशन बनती है। ये स्टेशनरी वेव की क्या होती है, इक्वेशन होती है। आगे बात करते हैं जहां पर ये सुपर इंपोज होती है तो ये दो चीजें बनाती है। मींस फ्रीक्वेंसी है ना, तो फ्रीक्वेंसी आपस में एक दूसरे पर जो वेव बनी है वो सुपर इंपोज होगी तो वहां पर दो चीजें बनती है, एक तो नोड बनता है और एक हमारा बनता है एंटी नोड्स। तो जहां पर एम्पलीट्यूड की वैल्यू 0 हो जाए, मींस जो अपर वाले ट्रफ और क्रस्ट था वो दोनों एक साथ हो जाए तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो वहां पर आपके बनेंगे नोड्स। और जहां पर जो क्रस्ट है वो क्रस्ट के
क्रस्ट ऊपर आ जाएगा तो और या फिर ट्रफ के ऊपर आ जाएगा तो वहां पर आपकी एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम होगा, तो वहां पर आपके बनते हैं एंटी नोड। ये आपका पॉइंट आ जाता है। अब इसमें कंडीशन होती है स्टैंडिंग वेव या फिर स्टेशनरी वेव बनने की जो कंडीशन होती है वो होती है स्टैंडिंग वेव्स कैन बी प्रोड्यूस्ड ओनली इन अ फाइनाइट मीडियम विच हैज बाउंड्रीज। मींस ऐसा एक मीडियम होना चाहिए जिसकी बाउंड्रीज होनी चाहिए और फाइनाइट मीडियम होना चाहिए, तभी आपकी स्टैंडिंग वेव या फिर स्टेशनरी वेव बनेगी। आगे बात करते हैं कुछ टाइप्स में आती है ट्रांसवर्स वेव। अगर आपकी दो आइडेंटिकल ट्रांसवर्स वेव आपकी सुपर इंपोज करेंगी तो वहां पर आपकी स्टेशनरी जो वेव बनेगी वो भी ट्रांसवर्स वेव बनेगी। और अगर आपकी क्या लॉन्गिट्यूडनल वेव सुपर इंपोज करेंगी तो वहां पर आपकी क्या बनेगी, जो स्टेशनरी वेव है वो भी क्या बनेगी, लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म बनेगी। ये आपके सिंपल से टाइप्स आ जाते हैं। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेशनरी वेव। सबसे पहले आता है द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स एंड नोड्स और एंटी नोड्स। मीन नोड्स के बीच में और एंटी नोड्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो आपका क्या होता है, लैम्डा बाय 2 के इक्वल होता है। और अगर नोड्स और एंटी नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, लैम्डा बाय 4 के इक्वल होता है। पोजीशन ऑफ नोड्स होती है x इक्वल टू n लैम्डा बाय 2। मींस x हमारा टोटल डिस्टेंस होगा तो यहां पर आपकी क्या होगी, डिस्टेंस पोजीशन होगी नोड्स की, और एंटी नोड्स की पोजीशन होती है x इज इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाय 4 के इक्वल होती है। n मतलब हमारी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी हो गई, जो कि सुपर इंपोज होने के बाद जो मेन फ्रीक्वेंसी आई है वो। आगे बात करते हैं टर्म्स रिलेटेड टू वाइब्रेटिंग एयर कॉलम स्ट्रिंग। मींस जो एयर कॉलम स्ट्रिंग है अगर वो वाइब्रेट कर रहा है तो वहां पर कुछ रिलेटेड टर्म्स आती है। सबसे पहले आता है हमारा टोन। टोन का मतलब क्या होता है, जो बहुत सारी वेव हो उनमें मतलब बहुत सारी अलग अलग टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी का मिक्सचर हो तो उसको हम बोलते हैं अपना नोट। और उसमें इफ द साउंड प्रोड्यूस कंटेन ओनली वन फ्रीक्वेंसी, अगर उसमें सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी हो तो उसको हम बोलते हैं टोन। मींस नोट क्या हो गया, नोट बहुत सारी फ्रीक्वेंसी का मिक्सचर हो गया, उसमें से सिंगल एक फ्रीक्वेंसी को अगर साउंड क्या है एक फ्रीक्वेंसी की है तो उसको बोलते हैं टोन। और जो टोन होती है मिनिमम फ्रीक्वेंसी की उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल टोन। ये आपके सिंपल से कुछ टर्म्स आ जाती हैं। आगे बात करते हैं ओवरटोन। ओवरटोन का मतलब क्या होता है, दोस टोन्स विच हैविंग द फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन द फंडामेंटल टोन्स। जो फंडामेंटल टोन्स है उनसे ज्यादा अगर उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाए तो उसको हम बोलते हैं ओवरटोन। नेक्स्ट आता है हार्मोनिक्स। हार्मोनिक्स का मतलब क्या होता है, sound produced from a source consists of frequency which contains fundamental frequency as well as frequency which is the multiple of fundamental frequency। means उसमें fundamental frequency भी हो साथ साथ जो multiple of fundamental frequency है उन दोनों का क्या हो, वो मिक्सचर हो, तो उसको हम बोलते हैं हार्मोनिक्स, हम सिंपल बोलते हैं। जैसे कि आपका म्यूजिक में ये सब कुछ यूज होता है। आगे बात करते हैं स्टैंडिंग वेव इन क्लोज ऑर्गन पाइप। देखो स्टैंडिंग वेव इन क्लोज ऑर्गन पाइप और इन ओपन ऑर्गन पाइप, ये दोनों का जो पूरा जो डेरिवेशन होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप उसकी वीडियो देखना चाहते हैं हमने पूरा समझा रखा है, उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। YouTube पे प्लेलिस्ट भी है, ब्लू स्काई पीसी में आप सर्च करोगे या फिर चैनल पर भी देखोगे सब कुछ आपको मिल जाएगा। यहां पर तो हम एक रिवीजन कर रहे हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर चलते हैं। देखो यहां पर जो स्टैंडिंग वेव है क्लोज ऑर्गन पाइप में, वहां पर आपकी जो नोड की पोजीशन होती है वो n लैम्डा बाय 2 होती है और एंटी नोड की जो पोजीशन होती है 2n-1 लैम्डा बाय 4 के इक्वल हमारी होती है। और यहां पर अगर हम अपना फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकाले तो v बाय लैम्डा होती है और लैम्डा की वैल्यू निकाले तो 4l बाय 2n-1 के इक्वल होती है। l मतलब हमारा हो गया जो स्ट्रिंग है, जो मतलब जो पाइप है उसकी जो कितनी लेंथ आती है वो। अब यहां से जो मेन पॉइंट आता है वो ये आता है कि जितनी n की वैल्यू होगी उतनी आपकी क्या होगी, नोड्स और एंटी नोड्स प्रेजेंट होंगे इन अ क्लोज ऑर्गन पाइप। मींस अगर आपका जो n है वो 3 है तो जो सिंपल पॉइंट n अगर 3 है तो नोड्स भी 3 ही प्रेजेंट होंगे इन द केस ऑफ स्टैंडिंग वेव इन क्लोज ऑर्गन पाइप। ये सिंपल आपका पॉइंट आता है। और साथ साथ जो हार्मोनिक्स होंगे प्रेजेंट वो उसमें क्या होंगे, ऑड्स नंबर के रेशियो में प्रेजेंट होंगे। बात करते हैं स्टैंडिंग वेव इन ओपन ऑर्गन पाइप। तो ओपन ऑर्गन पाइप में क्या होता है, जो पोजीशन ऑफ एंटी नोड होगी वो n लैम्डा बाय 2 होगी और इसमें अगर हम अपना xl के इक्वल रखेंगे तो वहां से हमारा जो लैम्डा आता है वो 2l बाय n के इक्वल आता है। और जो फ्रीक्वेंसी आती है इन द केस ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप वो आती है हमारी nv/2l के इक्वल हमारी आती है। ये आ जाती है हमारी फ्रीक्वेंसी। और इसमें जो मेन पॉइंट आता है वो आता है कि जितनी भी हमारी n की वैल्यू होगी, मींस जितने भी हमारा जो n नंबर है फ्रीक्वेंसी का, जितनी भी हमारी n की वैल्यू होगी उसमें अगर हम +1 कर दे तो उतने हमारे क्या होंगे, एंटी नोड्स होंगे। और नोड्स तो हमारे जो n की वैल्यू है उसके इक्वल ही होंगे। फॉर एग्जांपल n की वैल्यू 3 है तो इन ओपन ऑर्गन पाइप में हमारे पास जो अगर n की वैल्यू 3 है तो नोड्स कितने होंगे, 3 ही होंगे। और एंटी नोड की कितने होंगे, 3+1 मींस हमारे क्या होंगे, एंटी नोड्स 4 हमारे होंगे। क्लियर पॉइंट। और ओपन की तरफ हमारा क्या बनता है, एंटी नोड बनता है। और जो क्लोज की तरफ है वो हमारा वहां पर क्या बनता है, नोड बनता है। मींस ओपन और क्लोज ऑर्गन पाइप में कुछ इस तरीके से जैसे आप डायग्राम में भी देख
देख सकते हो। आगे बात करते हैं एंड करेक्शन। एंड करेक्शन में क्या होता है कि इसमें सिंपल एक जो टोटल लेंथ ऑफ पाइप है उसमें क्या है, एक सिंपल एक छोटा सा लेंथ और ऐड हो जाती है जिसको हम ई से डिनोट करते हैं, जिसको बोलते हैं एंड करेक्शन। ये किसने दिया था, लॉर्ड रे लीज ने दिया था। इसमें से ना कुछ ज्यादा समझने का भी नहीं है, बस सिंपल आपको क्या करना है, जहां पर भी एल है वहां पर ये ई फैक्टर ऐड कर देना है। जैसे अगर क्लोज ऑर्गन पाइप है तो आपका फॉर्मूला होता है N1 = V/4 L प्लस का क्या कर दोगे, ई कर दोगे। और अगर वो ओपन ऑर्गन पाइप है तो फॉर्मूला आपका होता है N1 = V2L प्लस का, इसमें क्या कर दोगे 2E प्लस कर दोगे, 2E क्यू प्लस करोगे। क्लोज ऑर्गन पाइप था तो उसमें सिर्फ एक साइड से ओपन था तो ई प्लस हुआ है, इसमें ओपन ऑर्गन पाइप है तो दोनों साइड से ओपन है तो ई ऊपर का और ई नीचे का जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है वो दोनों में क्या है 2E प्लस हो जाएगा। ये सिंपल सा आपका क्या है पूरा टॉपिक आता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। जैसे क्लोज ऑर्गन पाइप में क्या करते हैं, ओड हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं, और जो ओपन ऑर्गन पाइप होता है उसमें ओड भी और इवन भी आपके दोनों हार्मोनिक प्रेजेंट होते हैं। और रेजोनेंस ट्यूब क्या होगा, रेजोनेंस ट्यूब में मींस जो L1 और L2 है, मींस जो दोनों जो ट्यूब की जो लेंथ है, फर्स्ट और सेकंड रेजोनेंस लेंथ है, अगर वो ट्यूनिंग फोर्स फ्रीक्वेंसी करे तो वहां पर स्पीड ऑफ जो साउंड आती है वो आपकी फॉर्मूले लिख रखे वो आपकी डायरेक्ट आती है। मींस रेजोनेंस ट्यूब क्या हो गया, मींस दो ट्यूब होती है, उनको आपस में क्या करते हैं, सेम फ्रीक्वेंसी से ट्यून कराते हैं। आगे बात करते हैं, यहां पर एक पॉइंट आता है, फ्रीक्वेंसी इज द मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द वेव बिकॉज इट डज नॉट चेंज इन द एनी मीडियम। मींस फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है किसी भी वेव की। यहां पर बात करते हैं वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रेच स्क्रीन जो कि V = √T/m आती है, ये फॉर्मूला हमने पहले ही चेक कर लिया। अब एक पॉइंट आ जाता है बाउंड्री इफेक्ट। बाउंड्री इफेक्ट में क्या होगा, अगर रिजिड बॉडी होगी तो रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी, वेव क्या हो जाएगी, अगर रिजिड बॉडी है, रिजिड वॉल है तो यहां से टकरा के क्या हो जाएगी, जो वेव है वो वापस हो जाएगी। और अगर नॉट रिजिड है तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, मींस फेज डिफरेंस में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो ये सब कुछ आ जाता है हमारा चैप्टर वेव्स मोशन से रिलेटेड। सारे टॉपिक्स हमने इस चैप्टर के कवर कर लिए। आई होप आपके सभी टॉपिक्स बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अभी भी इस चैप्टर से रिलेटेड या पूरी फिजिक्स से रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट आता है तो उसका आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, उस प्रॉब्लम को वहां पर सोल्व आउट कर लेंगे। बाकी ये वाली वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना और जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब एंड एक अच्छी सी कमेंट भी जरूर कर देना। आप सब चैनल को सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को लाइक करते हो और कमेंट करते हो। देखो वैसे तो व्यूज सिंपल वर्ड में समझे तो व्यूज आ गए तो ऐड आ गए तो पैसा वैसा जो मिलना होता है वो सब कुछ हो जाता है, बट कमेंट से, लाइक से और सब्सक्राइब से क्या होता है, एक कनेक्शन बिल्डअप हो जाता है। हमें भी लगता है कि हाँ यार रिस्पॉन्स कर रहे हैं बच्चे, तो एक अच्छा मतलब कि एक पॉजिटिव इफेक्ट दिमाग पे भी और मतलब कि मन करता है और ज्यादा वीडियो बनाने का। बाकी मेन पॉइंट तो ये आप वीडियो अच्छे से समझो और अपना एग्जाम अच्छे से दो, हमारे लिए सबसे मतलब कि अच्छी चीज वही है। बाकी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक कर देना और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।